हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त महक और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल इतिहास भारत का में। ये वीडियो है ये जानने के लिए कि कैसे और कब हमारे राष्ट्र चिन्ह हमारे संविधान का हिस्सा बने। पिछले वीडियो में मैं कुछ राष्ट्र चिन्हों के बारे में बात कर चुकी हूं। अब बाकी के राष्ट्र चिन्हों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूं। बात करते हैं अपने राष्ट्रगान की। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया, जबकि राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1911 में ही इसकी रचना कर दी थी। पहले इसे बंगाली में ही लिखा गया था, बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया। जन गण मन को उसके अर्थ की वजह से ही राष्ट्रगान बनाया गया। इसका अर्थ है, भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको भारत का विधाता समझती है। इसमें देश के अलग अलग राज्यों का भी जिक्र है। वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान बनाने की बात कही जा रही थी, पर उस गीत की शुरुआती 4 लाइनें ही देश को समर्पित हैं। बाद की लाइनें बंगाली भाषा में हैं और इसमें माँ दुर्गा की स्तुति की गई है। ऐसे गीत को राष्ट्रगान बनाना उचित नहीं समझा गया जिसमें देश का जिक्र न होकर देवी देवताओं का जिक्र हो। इसीलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान न बनाकर राष्ट्रगीत बनाया गया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान में 5 पद हैं। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान की केवल प्रथम और अंतिम पंक्ति को ही गाया जाता है, जिसमें 20 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। राष्ट्रगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परेशान करने पर 3 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा हो उस वक्त ये अपेक्षा की जाती है कि सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ जाए। बात करते हैं राष्ट्रीय नदी की। गंगा नदी को राष्ट्र नदी के रूप में 4 नवंबर 2008 को मान्यता प्राप्त हुई। गंगा के पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्र नदी घोषित किया गया। भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गहराई अधिकतम 100 फीट है। प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय प्रतीक। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसे राष्ट्र प्रतीक के रूप में राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह एक प्रतीक या मुहर है। इस चिन्ह का उपयोग सरकारी कागज़ों, दस्तावेज़ों, अभिलेखों, प्रपत्रों, मुद्रा आदि पर किया जाता है। इस प्रतीक को सारनाथ से मिली अशोक लाट से लिया गया है। सामने देखने पर इसमें केवल 3 शेर दिखाई देते हैं और नीचे एक दौड़ता घोड़ा, एक धर्मचक्र और एक सांड दिखाई देता है, पर वास्तव में इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की तरफ मुंह किए हुए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है। ये गोलाकार आधार एक खिले हुए उल्टे कमल के रूप में है, जिस पर एक हाथी, दौड़ता घोड़ा, एक सिंह और एक सांड है। हर पशु के बीच में एक धर्मचक्र बना हुआ है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है और यह शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की ही विजय होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव की। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला लिया गया। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के रूप में 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन अधिसूचित किया। यह जलीय जीव गंगा नदी की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही रह सकता है। प्लेटेनिस्का गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। यह मछली लंबे नोकदार मुंह वाली होती है। इसका ऊपरी और निचले चमड़े में दांत भी दिखाई देते हैं। इसकी आंखें लेंस रहित होती हैं। ये केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने के साधन के रूप में काम करती हैं। इसे स्थानीय तौर पर सुसु कहा जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर सांस लेते वक्त ऐसी ही आवाज़ें निकलती हैं। इस प्रजाति को गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश की कर्णफूली नदी में देखा जा सकता है। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय पंचांग की। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। भारत में यह भारत के राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शक संवत, ग्रेगोरियन, ये सब क्या है? शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्कथी लोगों की एक जनजाति या जनजातियों का एक समूह था। शकों का भारत के इतिहास में गहरा असर पड़ा है, क्योंकि ये यूएझी लोगों के दबाव से भारतीय उपमहाद्वीप में घुस आए थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ईसा से 200 वर्ष पहले इसमें मथुरा और महाराष्ट्र पर अपना अधिकार कर लिया था। इन्होंने 190 वर्ष तक भारत पर राज किया था। इन्हीं पर आधारित कैलेंडर शक संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। बाद में मालवजन ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में मालवा से शकों का साम्राज्य खत्म कर दिया। इस विजय के स्मारक के रूप में विक्रम संवत का भी प्रचलन शुरू हुआ, जो आज भी हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में लगभग हर जगह उपयोग किए जाने वाला कालदर्शक या तिथि पत्र है। यह जूलियन कैलेंडर का रूपांतरण है, जिसे पॉप ग्रेगोरी ने लागू किया था। क्योंकि जूलियन कैलेंडर में कुछ त्रुटियां थी, जिसे पॉप ग्रेगोरी ने दूर किया था, इसीलिए इस कैलेंडर का नाम पॉप ग्रेगोरी के नाम पर रखा गया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। चैत्र भारतीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्र कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। चंद्रमा की कला अथवा घटने और बढ़ने के अनुसार माह के दिनों की संख्या निर्धारित होती है। करते हैं हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। सन 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। हालांकि इसको पहले राष्ट्रगान के तौर पर अपनाने के लिए भी सोचा जा रहा था, क्योंकि इसकी शुरुआती 4 लाइनें ही देश को समर्पित हैं। बाकी लाइनें बंगाली भाषा में हैं, जिसमें माँ दुर्गा की स्तुति की गई है। इसीलिए इसे राष्ट्रगान का दर्जा न मिलकर राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। अब समझते हैं कि इस गीत की रचना हुई कैसे। इस गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यह उन दिनों की बात है जब भारत देश में ब्रिटेन का दबदबा था। तब ब्रिटेन का एक गीत था, गॉड सेव द क्वीन। भारत के हर समारोह में इसको गाना अनिवार्य कर दिया गया था। बंकिम चंद्र उस समय सरकारी नौकरी किया करते थे और उसको ये बहुत बुरा लगता था। तब उन्होंने 1876 में एक गीत की रचना की, जिसे शीर्षक दिया गया वंदे मातरम। अब ये वंदे मातरम का अर्थ है क्या? हालांकि बांग्ला में जब ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, तब ये गीत था वंदे मातरम, क्योंकि बांग्ला में व नाम का कोई शब्द है ही नहीं। संस्कृत में वंदे का कोई शब्दार्थ ही नहीं है और इसे वंदे कहने से माता की वंदना करता हूँ ऐसा अर्थ निकलता है। इसीलिए देवनागरी में इसे वंदे मातरम कहा गया।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे 1881 में अपने नॉवेल आनंद मठ में भी जगह दी और इसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया था। दिसंबर 1905 में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था तथा 1906 में वंदे मातरम को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। 14 अगस्त 1947 की रात में संविधान सभा की पहली बैठक का आरंभ वंदे मातरम गीत से तथा समापन जन गण मन के साथ हुआ। अंततः 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बना दिया गया। बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा हासिल है और इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलती थी। इसके बाद ये धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। भारत के अलावा आम पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है तथा बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा हासिल है। संस्कृत भाषा में इसे आम्र कहा जाता है। इसी से हिंदी, मराठी, बंगाली, मैथिली आदि भाषाओं में इसका नाम आम पड़ा। दुनिया का 41% आम का उत्पादन भारत करता है। भारत के अलावा चीन और थाईलैंड इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में आम की 100 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल पर। हम भले ही हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानते हों, लेकिन देश को 8 ओलंपिक स्वर्ण और 1 विश्व कप दिलाने वाले इस खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा हासिल नहीं है। भारत में हॉकी का आरंभ 150 वर्ष पूर्व हुआ था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में इस खेल के विस्तार का श्रेय मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना को जाता है। सैनिक छावनियों वाले सभी नगर जैसे लाहौर, जालंधर, लखनऊ, झांसी, जबलपुर भारतीय हॉकी के गढ़ थे। आधुनिक युग में पहली बार ओलंपिक में हॉकी 29 अक्टूबर 1908 में लंदन में खेली गई। भारत में यह खेल सबसे पहले कोलकाता में खेला गया। भारतीय टीम को सर्वप्रथम वहीं संगठित किया गया। 26 मई 1928 में भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेलों में शामिल हुई और विजय भी प्राप्त की। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में जब भारतीय टीम ने मेज़बान टीम को 24-1 से हराया, तब से लेकर अब तक की सर्वाधिक अंतर से जीत का कीर्तिमान भी स्थापित हो गया। 24 गोल में से 18 गोल तो दोनों भाइयों, जिसमें से रूप सिंह ने 10 और ध्यानचंद ने 8 गोल किए। 1936 में बर्लिन में इन भाइयों के नेतृत्व में भारतीय दल पुनः स्वर्ण पदक जीता। ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी में सर्वप्रथम खिलाड़ियों में उनकी ही गिनती की जाती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। 29 अगस्त को उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा की। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक संबलता को परिलक्षित करता है। रुपये का यह प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर से मिलकर बना है, जिसमें एक क्षितिज रेखा भी बनी हुई है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया था। इस चिन्ह का डिज़ाइन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट श्री D उदय कुमार ने बनवाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिज़ाइनों में से चुना गया था। इस प्रतीक से पहले रुपए को हिंदी में र में ऊ की मात्रा और अंग्रेजी में RS से दर्शाते थे। आधुनिक भारतीय रुपए को 100 पैसों में विभाजित किया गया है। भारतीय करेंसी को भारतीय रुपया अर्थात INR तथा सिक्के को पैसा कहा जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्र पशु की। बाघ यानी टाइगर
अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपनी अपार शक्ति के कारण रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्र पशु घोषित किया गया है। 1973 में इसे राष्ट्र पशु घोषित किया गया था और इसी वर्ष बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए 1973 में ही बाघ परियोजना को प्रारंभ किया गया। जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टि से बाघ पैंथेरा वंश और टिग्रस प्रजाति का जीव है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रस है। सामान्य रूप से बाघ की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाती है। हर बाघ के शरीर में 100 से भी ज़्यादा धारीदार पट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन किन्हीं भी 2 शेरों की धारीदार पट्टियां एक जैसी नहीं होती हैं। रिजर्व बैंक बाघ को अपने प्रतीक चिन्ह की तरह इस्तेमाल करता है। खजूर के पेड़ के नीचे खड़े बाघ का यह निशान हर नोट पे छपा रहता है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। ये था पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में